हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन लेस टाइम। बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एस्पायरेंट के मन में आता ही है कि हम कैसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए एंड एक्यूरेसी मेंटेन करके कर पाए, ताकि हमें ज़्यादा मार्क्स आ पाए। बिकॉज पढ़ाई सब करते हैं, अपना 100% सब कुछ सब दे रहे हैं एंड सबको पता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। बट ऐसा क्या वो लोग करते हैं जो सिलेक्शन लेके जाते हैं, तो वो इसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो कैसे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कर पाए मिनिमम टाइम में विद एक्यूरेसी, तो वो लोग सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाए एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में फॉर श्योर मिल जाएगा। तो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत टाइम वेस्ट किया है इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको क्विकली शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो भी मेरा एनालिसिस था, जो भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देख के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के सोचा था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो वो आपको सबका कंक्लूजन एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में इस वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये, जो कि है ये टाइप्स ऑफ सेट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको पहले कौन सा सॉल्व करना है, बाद में कौन सा सॉल्व करना है। एंड मैंने इसमें क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की बात की है बिकॉज जीए के लिए तो जैसा आता है वैसे ही हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि था हाउ टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन लेस टाइम, उसका आंसर होगा क्वेश्चन सिलेक्शन। इट टोटली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन सिलेक्शन कि आप कौन से क्वेश्चन उठाते हो पहले एंड बाद में। सीक्वेंस भी मैटर करता है, बिकॉज हो सकता है अगर आपका फर्स्ट जैसे क्वेश्चन पेपर ऑन हुआ, आपने फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया एंड वो सबसे टफ वाला क्वेश्चन है लेट्स से, तो अगर आप उसको ही सॉल्व करते बैठ जाओगे, जिद पे ले लोगे या ईगो पे ले लोगे, नहीं इसको तो सॉल्व करना ही करना है, तो उस चीज़ में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा एंड आगे जो इजी क्वेश्चंस थे वो आपको नहीं सॉल्व हो पाएंगे, मतलब टाइम ही नहीं बचेगा फिर आपके पास तो उसके लिए। एंड स्पेशली एसबीआई क्लर्क का मेंस है अभी एंड और एग्जाम्स आएंगे, जैसे एफसीआई का भी एग्जाम था, कुछ लोगों का ऐसे एग्जाम्स आते रहते हैं रादर देन बैंकिंग। तो वैसे एग्जाम्स भी जिनमें सेम पैटर्न होता है एग्जाम पैटर्न, उस जगह पे ये सब हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आज का पहला है कॉन्ट का सेक्शन। तो कॉन्ट के सेक्शन में ये मैं मेंस की बात कर रही हूँ, मेंस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज आते हैं। 1 मार्क्स के लिए आए, 2 मार्क्स के लिए आए, पर आते हैं। इजी नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आता है, बट आता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, कुछ ब्लैंक के फॉर्म में आता है या कुछ थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्म में आता है। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डायरेक्ट नहीं आते, Q1 Q2 के फॉर्म में दे देते हैं या फिर ऐसा कुछ घुमा के रूट्स वाले दे देते हैं, तो बट आते हैं। ऐसा मत बोलना कि आते नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज ये मैंने फर्स्ट सेट में रखे हैं। तो चाहे ये क्वेश्चन बीच में हो या लास्ट में हो, आपको इस क्वेश्चन तक पहुंचना है एंड ये सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। बिकॉज कैसा होता है, अगर आप सिक्वेंशियली जाओगे, आपने अगर ऐसा सोच लिया कि नहीं पहला क्वेश्चन है मैं पहले सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड पे जाऊंगा, फिर थर्ड पे जाऊंगा, वो फिर एक मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाता है। बिकॉज हो सकता है आपको वो क्वेश्चन आपने कभी पढ़े भी ना हो, वैसे प्रैक्टिस भी ना की हो, एंड वो पहले आ जाए और आप उनमें पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए हमें स्किप स्किप करके हमें जो आता है उस पर जाना है एंड जो भी हमें आता है उसमें से सबसे ईजिएस्ट क्या है उस पर जाना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ईजिएस्ट होगा मेंस के कौन के सेक्शन के हिसाब से, तो ये सबसे पहले सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट इज अरिथमेटिक सेक्शन, जिसका डायरेक्ट लॉजिक देखे है, सेकंड सेट में मैंने रखा है जिसका डायरेक्ट लॉजिक देखे है। वैसे अरिथमेटिक क्वेश्चन Q1 Q2 वाले जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो, जिसमें कि एक क्वांटिटी गिवन होती है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो टैबुलर या ग्राफ फॉर्म में होता है। बिकॉज ग्राफ एंड टैबुलर तो डायरेक्ट होता है एंड ग्राफ का डेटा हम इजीली टैबुलर में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वैसे वाले डीआईएस। एंड जो डायरेक्ट लॉजिक मतलब परसेंटेज, एजेस, पार्टनरशिप इजी होता है, रेंज रेशो, इसमें इसमें सॉरी इसमें कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के पूछने के लिए नहीं होता है, तो इसलिए वैसे क्वेश्चन पहले करना है हमको। फिर नेक्स्ट है थर्ड सेट इन कॉन्ट। तो उसमें मैंने रखे हैं डीआई, जो थोड़े पाई चार्ट या केसलेट डीआई होते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं करने के लिए, या इवन यू कैन से टैबुलर या ग्राफ डीआई भी, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है। तो वैसा क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। जो इजी डीआई है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एंड डेटा सफिशिएंसी जो इजी लेवल पे होता है, डेटा सफिशिएंसी मीन्स में बहुत अच्छा वेटेज रखता है अगर हम क्वांट रीजनिंग दोनों को कंबाइन करें तो कैसा होता है। एंड डेटा सफिशिएंसी ऐसा कोई अलग सेपरेट टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक आप अरिथमेटिक में पढ़े हो या रीजनिंग में जो बाकी रहते टॉपिक्स है, तो उसी में से एक पूछा, उसी में से कुछ टॉपिक लेके आपको 2-3 स्टेटमेंट दी जाएगी एंड उसमें आधे आधे टुकड़ों में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर वहाँ से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन, कितने ऑप्शन मिला के हम अपना जो पूछा है रिक्वायर्ड आंसर दे सकते हैं। तो वो इजी लेवल होता है। बिकॉज अगर आपको सपोज टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन दे दिया, तो उसमें आपको दे दिया क्वेश्चन वन में ए की एफिशिएंसी, क्वेश्चन टू में बी की, सॉरी ऑप्शन वन में ए की, देन ऑप्शन टू में बी की, एंड देन सी में बोला है कि इन दोनों का टाइमिंग इतना इतना है, एंड आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द जॉब टुगेदर या ऐसा कुछ लाइक दैट। तो फिर आप देख सकते हो कि ओके दोनों का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप या तो ए एंड सी के साथ भी निकाल सकते हो, ए एंड बी के साथ भी निकाल सकते हो, और बी एंड सी के साथ भी निकाल सकते हो। तो इस केस में आप टिक करोगे कि एनी टू स्टेटमेंट्स आर इनफ या सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ जाएगा जब आप सॉल्व करते हो तब। एंड नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड डीआई, जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं। अरिथमेटिक डीआई या फिर डीआई जैसे कुछ नया पूछ लिया, राइडर डीआई या समथिंग लाइक दैट, जो आपने कभी ऐसे सॉल्व नहीं किए, उनको मैंने लास्ट में रखा है थर्ड सेट में। क्योंकि अगर टाइम नहीं बचा, अगर सबसे पहले आपने ये उठा लिया, तो आपको ये इजी क्वेश्चन सॉल्व करने को टाइम नहीं बचेगा। एंड एग्जाम इज नॉट ऑलवेज टफ, एग्जाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टफ एंड इजी क्वेश्चन। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करके अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करते हैं। बिकॉज मीन्स में एक्यूरेसी वगैरह वो फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है, बट अटेम्प्ट भी एक अच्छे होने चाहिए ना, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है हमको, प्लस ओवरऑल कट ऑफ में भी वो जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं, तो थोड़े अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मार्क्स का सेक्शन कट ऑफ है तो एक ही मार्क्स लाएंगे हम, वैसे से तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट रीजनिंग सेक्शन।
तो रीजनिंग में भी फर्स्ट सेट है सिलॉग्स, इनइक्वालिटी एंड डेटा सफिशिएंसी, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी डेटा सफिशिएंसी में छोटा सा पजल या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन या फिर ऐसे ABCDEH उनकी हाइट के बारे में, वेट के बारे में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये सेट आपको पहले करना है सबसे पहले। अगर ये बाद में भी क्वेश्चन खुले बराबर नहीं दिख रहा है तो आप स्किप स्किप करके जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्किप करने में। उल्टा आप रीड करते बैठोगे, समझते बैठोगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप पढ़ो। जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको फिर ध्यान से देखो कि आपको कौन सा ईजी लग रहा है एंड वो अटेम्प्ट करो। अदरवाइज उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है हमको। हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं टफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो इसीलिए हमें टफ क्वेश्चन पे जाके अपना टाइम वेस्ट करके अपने ईगो पे क्वेश्चन को नहीं लेना है कि नहीं मुझे तो सॉल्व करके ही रहना है, इसको इसको मैं सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें जितना क्वेश्चन को असाइन मार्क्स है उसी हिसाब से उसको टाइम देना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5-6 मिनट देना इज वेस्ट ऑफ टाइम टोटल एंड वेस्ट ऑफ चांस एक्चुअली, बिकॉज वो आपका चांस मिस हो जाएगा ना। आप छोटी छोटी गलतियों से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा अगर, तो वो चांस मिस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से प्री निकालो, मिस निकालो। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको जो भी सॉल्व करते हो ध्यान देके ही सॉल्व करना है एग्जाम में। नेक्स्ट तो फिर सेकंड सेट में है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे से हमेशा क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी एंड प्री में भी। बस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या लेफ्ट राइट का हो जाता है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। बट ईजी होता है, ये लेवल ज़्यादा इसका होता नहीं है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें, 4 ही तो चीज़ें हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और क्या ही है। एंड एंगल दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ इतना घुमा के नहीं आता है। तो ये भी इजी ही काउंट कर सकते हैं मेंस के हिसाब से। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो डायरेक्ट होती है। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको लॉजिक तुरंत क्लिक हो रहा है तो सॉल्व करना है, अदरवाइज उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके रखना है। बट ये सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन है। थर्ड सेट में है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिनके 1 या 2 पैरामीटर्स है। जैसे पजल्स में अगर बॉक्स बेस्ड पजल है तो वो एक ऐसे लाइन में प्लेस होता है। मतलब ऐसा बॉक्स अगर सपोज वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, समवेयर ऐसे प्लेस होता है। एंड फ्लोर बेस्ड है तो ऐसे, एंड कैलेंडर है तो वहाँ पर कंडीशंस इजीली कट आउट होती है। जैसे कि कोई बोला कि ऑड डेट है, इवन डेट है, किसी कोई कंडीशन देके कि ए सपोज 30 डेज ऑफ मंथ्स में नहीं आता है, ए का बर्थ डेट ऐसे मंथ में जिसमें 31 डेज हो। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट से हमारे जो कंडीशंस होते हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं, इसलिए थोड़ा ईजी हो जाता है। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी जिसकी फेसिंग वगैरह देखे हो या पोजीशन, मतलब डायग्राम देखे हो कि कैसे बैठे हैं। सपोज स्क्वायर शेप में बैठे हैं तो उनमें बताया है कि कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, मिडल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं 2 डायग्राम भी अगर बन रहे हैं, 2 या 3 भी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा ही आपको जहाँ पे बाकी 2 एलिमिनेट हो जाएंगे ना, एक ही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लास्ट में जाके बोल रहा है कि ए इनसाइड फेस नहीं कर रहा है, तो आपके अगर 3 में से 2 डायग्राम में ए इनसाइड फेस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा। तो वैसे सिटिंग अरेंजमेंट्स हमको पहले उठाने हैं, जहाँ पे क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स में ये एक अच्छा होता है कि स्टार्टिंग में देके होता है इन्फो, जो 3-4 लाइन्स देके होते हैं इंस्ट्रक्शंस कि दे आर सिटिंग लाइक दिस, दे आर फेसिंग लाइक दिस, दे आर अरेंज्ड इन, दे आर लाइक लिविंग ऑन दिस फ्लोर्स, ऐसा ऐसा 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स। तो वो इन्फॉर्मेशन से हम गेस कर सकते हैं कि इसका प्लेसिंग कैसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्री क्रैक किया है तो हमने अभी पता है हमको कि ये सब चीज़ें कैसे एनालाइज करनी होती है। तो ये थे 3 सेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40% ऑफ आपका रीजनिंग कवर कर लेता है। एंड नेक्स्ट सेट में, फोर्थ सेट में है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इज लाइक जिसमें 1 वर्ड देके है, जिसमें पूछा पेयर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, वैसे वाले। ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है। अगर डायरेक्ट नहीं पूछा है तो डेटा सफिशिएंसी में पूछ लेते हैं या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं वो मर्ज करके। मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें कि बाकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो इजी होते हैं, जैसे कंक्लूजन, कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉजेज एंड इफेक्ट इजी होता है कंपैरेटिवली बाकी क्रिटिकल रीजनिंग से, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट हम इजीली पता कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है तो इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। वो हमें कुछ सोचना नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऑप्शंस में देखना है हो सकता है या नहीं हो सकता है, वैसा बस कंसीडर करना है एंड आंसर टिक करना है। तो वैसे इजी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर लास्ट सेट है फिफ्थ वाला, जो कि हम सबसे टफ कंसीडर कर सकते हैं रीजनिंग पोर्शन में। वो होता है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें डायरेक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देखे है, मतलब बहुत लेंदी भी है एक तो, या फिर उसमें कुछ 2-3 पैरामीटर्स है, जैसे ब्लड रिलेशन देखे है, प्रोफेशन भी देखे है, ऐसे वाले। तो वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन सेपरेटली एक टॉपिक है, तो उसको हमें पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उनको अरेंज करना है, फिर उनका प्रोफेशन लिखना है। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए उनको लास्ट में रखा है मैंने। एंड अदर्स जो भी बचे होते हैं क्वेश्चन वो सब। एंड मशीन इनपुट आउटपुट इसलिए मैंने फिफ्थ में रखा है क्योंकि कई बार उसके लॉजिक क्लिक नहीं होते हैं। आजकल तो थोड़ा डिफिकल्ट पूछते हैं कि फर्स्ट लाइन में अलग लॉजिक, सेकंड रो में अलग, सेकंड स्टेप में अलग लॉजिक, थर्ड स्टेप में अलग लॉजिक, ऐसा भी आता है आजकल। तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको लॉजिक तुरंत ही क्लिक हो रहा है तो आप इसको पहले सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसको बाजू में ही रखो। तो ये था अबाउट रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी मैंने ये 3 पिंक कलर से जो टिक किए हैं, 3 सेट यू कैन से। तो ये 3 सेट हमको पहले सॉल्व करने का ट्राई करना है, जिससे कि हमारा 40% पेपर, 40% अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 40% मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट होता है। रीजनिंग के हिसाब से 20 क्वेश्चन इज नॉट लेस इन मीन्स। तो इसीलिए ये सब ध्यान में रख के ही हमें अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले मशीन इनपुट आउटपुट लेके बैठ जा रहे हो एंड से लॉग व्लॉग्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो इंग्लिश एंड रीजनिंग में और एक सजेशन ये है कि लास्ट के जो भी 10 मिनट्स होते हैं सेक्शनल टाइमिंग में, तो लास्ट के 5-10 मिनट्स जब होते हैं तो प्लीज डोंट गो फॉर एनी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और डीआई, बिकॉज 5-6 मिनट में तो मेंस लेवल का डीआई सॉल्व होने वाला है नहीं, पजल सॉल्व होगा नहीं, उल्टा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आपको टाइम नहीं बचेगा टिक करने के लिए। सॉल्व भी हो गया तो फिर क्या फायदा है, क्वेश्चंस भी लेंदी होते हैं ना उसके थोड़े, तो क्वेश्चंस रीड आउट करके उसके बाद उसका आंसर निकालने में भी टाइम जाता है, तो पूरे क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। इसलिए उस वक्त आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ही जाना जो आपको एटलीस्ट 1-2 मार्क्स तो दे दे, बिकॉज 5-6 मिनट वेस्ट होने के बाद एक भी मार्क्स नहीं मिलना बहुत हर्ट होता है। एंड स्पेशली जब सेक्शन एंड होने वाला है, बिकॉज सेक्शन हम
स्टार्ट थोड़ा स्लो करते हैं बट एंडिंग एंडिंग में एकदम जोश आ जाता है ना, अभी इस टाइम जा रहा है करके हम थोड़ा फास्ट करते हैं, तो गलतियाँ ढूंढने के चांसेस होते हैं, इसलिए वहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठाओ। नेक्स्ट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में प्री का भी सेम सिलेबस होता है, मेंस का भी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है। जैसे थोड़ा रीजनिंग में तो एक्स्ट्रा होता है, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, क्वांट में भी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ये वो मेंसुरेशन, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो प्री के लिए भी ऐसा ही सीक्वेंस होता है हमेशा हमारे पास। तो इंग्लिश में सबसे पहले हमें सॉल्व करना है क्लोज टेस्ट, जहाँ पे एक बड़ा पैसेज देके एंड बीच बीच में गैप देके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप देके, तो ये इजी हो जाता है क्योंकि आगे पीछे स्टेटमेंट देके है, तो उसके हिसाब से हमको वहाँ पे फिलर ढूंढना है, मतलब क्लोज टेस्ट उससे मैच करता हुआ वर्ड या उसके कॉन्टेक्स्ट में बैठने वाला, या कहीं अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहा, वो क्या नहीं समझ रहा है, तो हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं ग्रामर बेस्ड कि यहाँ पे कौन सा वर्ब चाहिए, नाउन चाहिए, एडवर्ब चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए ये ईजी हो जाता है। एंड क्लोज टेस्ट आया तो मेंस में भी 3 to 4 मार्क्स के लिए आ ही जाता है वो। नेक्स्ट इज फिलर्स। तो फिलर्स मतलब सिंगल स्टेटमेंट जिनमें सिंगल या दो तीन स्टेटमेंट, दो तीन लाइन का स्टेटमेंट जिसमें बीच में कई फिलर देखे हो, तो वो भी थोड़ा सा इजी कंसीडर होता है। एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन जो पैसेज में भी आते हैं वो भी, एंड जो सेपरेटली आते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो वाले क्वेश्चंस भी हमें पहले अटेम्प्ट करने के हैं। नेक्स्ट सेट है इंग्लिश में मैच द कॉलम। मैच द कॉलम मीन्स में अगर हम सोचे तो थोड़ा स्टार्टर एंड कनेक्टर का गेम होता है ये मैच द कॉलम्स में। तो वैसे क्वेश्चंस हमें इजीली सॉल्व हो जाते हैं, नहीं हुए तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर खुद को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन में देखो ना, अगर ऑप्शन में देखे ए एंड ई, तो आप ए एंड ई मैच करके देखो, आपको दिख रहा है क्या कि कुछ लॉजिक बन रहा है, कुछ ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो वैसा आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1-2 मिनट अब एक क्वेश्चन को तो आप दे सकते हो अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करके आपको चलना है तो। नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस जो पूरा सेंटेंस देके ABCD एंड वो थोड़ा जंबल्ड करके दिया होता है वैसा, या फिर एक अलग टाइप है कि जो बीच में ही कई मतलब बोल्ड में दे देते हैं एंड रॉन्ग लिखते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग या फिर स्पेलिंग वाइज रॉन्ग, कुछ तो लिखते हैं ऐसा, एंड फिर वो पूछते हैं कि इसको इंप्रूव सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए इसको किससे रिप्लेस करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें काउंट होते हैं, वो भी इजी कंसिडर कर सकते हैं हम। एज पर मेन्स में ईजी बोल रही हूँ, मतलब वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल 2 सेकंड में हो जाएंगे, एज पर मेन्स ये बात चल रही है। एंड नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन, जो इजी लेवल में होता है, थोड़ा वन सेंटेंसेस होता है, मतलब एक ही सेंटेंस देखे एंड उसमें आपको एरर पूछा है, तो वो थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली ये वाला एरर डिटेक्शन, जहाँ पे मल्टीपल सेंटेंसेस है, लाइक 4-5 स्टेटमेंट, ऑप्शंस की जगह आपको डायरेक्ट 5 स्टेटमेंट्स देखे हैं, 4 स्टेटमेंट्स एंड वन नन ऑफ दिस देखे हैं, तो 4 स्टेटमेंट में आपको पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि रीड करना है एंड सबका सबका अपना अपना देखने का है कि किसमें क्या है किसमें, और बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो, ऑब्वियसली मेन से तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो इसलिए उसको बाद में रखा है। एंड ये इजी वाले मतलब जो वन सेंटेंसेस है वो। एंड थर्ड सेट में मैंने रखा है पैसेज एंड आरसी। तो आरसी को कभी भी पैसे इंग्लिश में विदाउट आरसी हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, बिकॉज बाकी जगह हम गारंटी नहीं ले सकते हैं एक्यूरेसी की, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं ले सकते, जो लोग अभी जिनका इंग्लिश अच्छा है वो तो बिल्कुल ले सकते हैं, बट जो मेजोरिटी की बात मैं करूँ तो जो इंग्लिश से डरते हैं वो लोगों के लिए पैसेज बहुत सहारा होता है, बिकॉज पैसेज में ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो 2-3 तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं विदाउट एनी कंक्लूजन या विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, तो वैसे क्वेश्चन हमें पहले सॉल्व करने के। नेक्स्ट इज पैराजम्बल। पैराजम्बल में अगर वो पैराजम्बल में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कोई पैराजम्बल है जिसमें ईयर्स देके हो, डेटा देके हो, हिस्ट्री बेस्ड हो, तो वैसे क्वेश्चन हमें पहले सॉल्व करने हैं क्योंकि उसमें लिंक लग जाती है, कहीं ना कहीं आपको अर्लियर लेटर या फिर 21वीं सदी 22वीं सदी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देके, तो हम आराम से देख सकते हैं ओके 21 के बाद ही 22 आया होगा, तो हम वैसे हिसाब से प्लेस कर सकते हैं, तो वैसे पैराजम्बल हमको पहले उठाने हैं। एंड एरर डिटेक्शन इसकी मैं बात कर चुकी हूँ, ये वाले क्वेश्चन ये थर्ड सेट में मैंने रखे हैं, अगर जम रहा है तो वो कर लेना है। फोर्थ सेट लास्ट सेट है इंग्लिश का, यहाँ पे शॉर्ट आरसी। तो मेंस में शॉर्ट आरसी आते हैं जो छोटे 3-4 सेंटेंसेस के आरसीज होते हैं, एंड उसमें से समरी या कंक्लूजन पूछने का बहुत फेवरेट और टॉपिक है ये एग्जामिनर्स का, तो ये पूछ लेते हैं मेंस में, एक ना दो एक दो तो आ ही जाते हैं ऐसे, तो ऐसे लास्ट में देखना है बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एंड पैराजंबल जिसमें कोई भी डेटा नहीं देखे, स्टोरी बेस्ड पैराजंबल, जैसे आपको देखे कि जंगल का एक राजा था, उसका ये था, उसका नाम ये था, उसकी इतनी फैमिली थी, ये वो वैसे क्वेश्चन, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, फिर ये तब मर गया, वैसे क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, तो उस वक्त अगर आपको पूरा पैराजंबल नहीं भी जम रहा है तो आपको देखना है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग देखना है, जैसे लास्ट में वो मर गया, तो फॉर एग्जाम्पल तो वो मर गया है तो लास्ट सेंटेंस होगा वो, उसके बाद क्या ही करेगा वो, या फिर मरने के बाद उसको सब याद कर देते उसके नाम पे, कोई जिला डिक्लेयर कर दिए जंगल के वासियों ने, तो वैसा समथिंग लास्ट स्टेटमेंट होगा, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वैसे फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा इजी होता है, बाकी टफ होता है, इसलिए उसको अवॉइड करना। तो पैराजंबल ऐसा नहीं कि हमें पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, फर्स्ट एंड लास्ट आ रहा है तो फर्स्ट एंड लास्ट ही कर दो, 2 क्वेश्चन वैसे भी बन जाएंगे हमारे वहाँ पे। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन सिलेक्शन का वीडियो। अगर आप पूरा नहीं भी कर पाओ एंड अगर आपने जो पिंक में टिक किया है वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए, तो आपको अच्छा एक अटेम्प्ट हो जाएगा एंड थोड़ा क्वालिटेटिव अटेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें एक्यूरेसी की गारंटी होती है, टॉपिक्स थोड़े इजी है ये। तो ये था ओवरऑल वीडियो, बिकॉज मैंने इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया था अपना, इसलिए मैं चाहती थी कि आप ये वीडियो पूरा देख के इसमें से नोट करो कि आप क्या क्या क्वेश्चंस पहले कर सकते हो, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं, एंड एग्जाम इज नॉट ऑलवेज टफ, मैंने जैसे पहले ही बोला एग्जाम में 50% ईजी क्वेश्चन होते हैं, एंड सिलेक्शन वही बच्चे लेके जाते हैं जो टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागते, जो जिनको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपनी पता है एंड उस अकॉर्डिंग वो पहले से स्ट्रैटेजी करके बैठे हैं कि हम पहले ये सॉल्व करेंगे, वैसे इजीली उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन का एक वे ये भी है कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन जबरदस्त होना चाहिए, तो क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान दो, सिलेक्शन पक्के से हो जाएगा। एंड ये था ओवरऑल वीडियो, थोड़ा लेंदी हो गया बट आई होप यू वॉच टिल द एंड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। एंड हाँ, आई हैव पुट टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, you can join that so that I can share this video there also.